प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल और लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रश्न बैंक निर्मित की गई है और संभावना ये बताई जा रही है कि अधिकतम प्रश्न जो है वो इस प्रश्न बैंक से ही पूछे जाएंगे। तो हम जो प्रश्न बैंक निकली है उसके एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कक्षा 11वीं हिंदी मीडियम के लिए ये वीडियो हम निर्मित कर रहे हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं आपके सामने, जो कि 6 मार्क्स का है और इसमें 4 ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाना है। ये अपन लोगों को थोड़ा सा देखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस चैप्टर से 6 अंक निर्धारित हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 हैं और अति लघु प्रश्न 1 है, 2 नंबर का एक प्रश्न है। तो आप धीरे धीरे इसको देखिएगा, किस प्रकार से आपको इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है उस पर मैं आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूँ। देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से एक सही है, उसको आप लोगों को यहाँ पर इंडिकेट करना है। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। भैया, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है और एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी अपने को बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक सेकंड में प्रकाश का जो चाल है, वेग है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसका हल कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो ये 9.46 × 10⁻15 मीटर आता है। ये दूरी के बड़े मात्रकों में शामिल है। तो सी ऑप्शन रहेगा इसमें। ये बी गलत लिख गया है, यहाँ पर ये चीज़ गलत लिखा गई है, ये सी है, सी विकल्प इसका सही है। हालांकि इससे बड़ी दूरी का जो मात्रक है वो पारसेक है। पारसेक भी दूरी का एक मात्रक है। जो पारसेक होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। उसके बाद प्रकाश वर्ष आता है। ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है कि 1 AMU बराबर एटॉमिक मास यूनिट, इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, है ना, परमाणविक मात्रक है ये। और वैसे 1 एटॉमिक मास यूनिट एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है और प्रोटॉन का मास ये लिखा हुआ है 1.67 10⁻27 kg होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। हाँ, यहाँ ये प्लस में पावर है इसलिए ये सही नहीं है। ठीक है। वैसे एक बात और बता दूंगा आपको, 1 एटॉमिक मास यूनिट को जब एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऑप्शंस भी आता है। लेकिन हो सकता है किसी किसी किताब में मैंने पढ़ा है 1 एटॉमिक मास यूनिट = होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस कारण इसको नहीं दिया गया होगा। ठीक है। और अगर ग्राम में जो है 1 एटॉमिक मास यूनिट को देखोगे तो वो होता है 1.67 10⁻24। इससे 27 की जगह 24 ग्राम आ जाएगा। तो अभी के लिए आपका आंसर है 1.6 × 10⁻27 kg। ठीक। 1 एटॉमिक मास यूनिट आप लोग जानते हो, ये परमाणु का आकार होता है। ठीक है। साइज ऑफ एटम है ये, और ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगर यहीं पर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है 1 आर्मस्ट्रांग का मान। और अगर माइक्रोमीटर में पूछा जाए तो 10⁻⁻4 माइक्रोमीटर होता है 1 आर्मस्ट्रांग का मतलब। ये 1 आर्मस्ट्रांग 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें आपको ये फिगर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसमें आपसे सार्थक अंक पूछे गए। साथियों, मेरा एक और मानना है, आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि सार्थक अंक पर कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, चाहे वो 2 नंबर के मार्क्स में पूछ लिया जाए। कोशिश करना सार्थक अंक पे आप लोगों को मेहनत करना है। जैसे हमने सार्थक अंक का एक नियम है कि
लेफ्ट हैंड साइड पर अगर कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, कोई अशून्य संख्या नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं होते हैं। तो ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट में नहीं आएंगे, है ना, सार्थक संख्याओं में नहीं आएंगे। केवल ये यहाँ पे सार्थक संख्या 5 और 3 है, मतलब 2 है। यहाँ पे सार्थक संख्या 3 है, क्योंकि दशमलव के बाद यदि लास्ट में किसी संख्या में जीरो आता है और दशमलव लगा हुआ है तो वो जीरो सार्थक संख्या में माना जाएगा, कंसीडर होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है तो ये भी सार्थक संख्या में कंसीडर होगा, मतलब यहाँ पर भी 3। तो 2 3 3 ये सार्थक अंक हैं। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपका, इसको आंसर करना रहेगा आप लोगों को। ठीक है, अगर यहाँ एक बीच में आ जाता है कहीं, यहाँ ऐसा एक बीच में आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ एक करते हैं अपन, यहाँ पे एक करते हैं, यहाँ अगर एक ले लें तो फिर सार्थक अंक गिनो, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, ये ध्यान रखना और सार्थक अंक को देख लेना। ठीक है, अगला है विमीय रूप से सही संबंध। सही संबंध का पता लगाने के लिए दिए गए समीकरण की शुद्धता की जांच करना है। ये काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये द्रव्यमान और ये वेग है। गतिज ऊर्जा का तो आप लोग जानते हो, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mL2T-2। ऊर्जा कोई सी भी हो, विमीय सूत्र यही होता है। अब अगर आप मास का स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या वेलोसिटी का विमीय सूत्र होता है LT-1 और उसका स्क्वायर करोगे तो ये LT-2 हो जाएगा। तो LHS और RHS बराबर नहीं है, दैट मीन्स ये विकल्प सही नहीं है। यहाँ पर आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी का तो यही रहेगा। यहाँ फिर m स्क्वायर है, m स्क्वायर चूंकि इधर m स्क्वायर नहीं आ रहा है, यहाँ m स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी का अलग से लिखोगे तो LT-1 हो जाएगा और ये m स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। इधर आ जाइए, यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, m वेलोसिटी का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा L2T-2 माइनस है ना -2 प्लस मास और एक्सीलरेशन त्वरण है, त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT-2। तो चूंकि ये mL2T-2 है प्लस ये mLT-2 है, यानी विमाएं समान नहीं है तो ये जुड़ेंगी नहीं। समान विमाओं को जोड़ दिया जाता है या समान विमाओं को घटा दिया जाता है, वही की वही विमा रहती है। लेकिन चूंकि यहाँ L2 है, यहाँ केवल L है, तो ये फार्मूला भी आपका सही नहीं है। तो विमीय संबंध में देखें, इसको m आ जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर है तो ये L2T-2 आ जाएगा। देखो भैया, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है, LHS और RHS दोनों बराबर हो रहे हैं, दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका सही है, ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, अगला ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक, ध्यान देना आपको। ठीक है, इसमें 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर में पूछा है। तो भैया पहले से जो घन होता है, घन का आयतन होता है L³ और 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻² मीटर होता है। अब यहाँ पे L की जगह पे 10⁻⁻² रखो और फिर उसका क्यूब करो, तो मैं यहीं रख देता हूँ बराबर करके, इसका ये क्यूब में ये वैल्यू दे दी क्यूब, इसका इसमें मल्टीपल करोगे तो 10⁻⁻6, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के बराबर होता है। कोई गाड़ी, अगला प्रश्न है, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है तो 1 सेकंड में कितनी दूरी। भैया सबसे पहले क्या करना है, किलोमीटर प्रति आवर में दिया हुआ है तो 18 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का गुणा कर दो तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, ये कट जाएगा और इसकी चाल आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी, तो दूरी का फार्मूला होता है दूरी बराबर वेग गुणा समय। वेग है 5, समय है 1, बराबर हो जाएगा 5 मीटर, अर्थात यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 5 मीटर चलेगी 1 सेकंड में। अगला देखो, 1 kg मीटर स्क्वायर माइनस सेकेंड इनवर्स को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें कन्वर्ट करना है। तो जो जो चीज़ कन्वर्ट करना है, 1 किलो को ग्राम में बदलना है, तो भैया 1 किलो में 10⁻³ ग्राम होते हैं। 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, 1 मीटर में 10⁻² होते हैं और उसका स्क्वायर लगा हुआ है। 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं और उसका स्क्वायर कर दो
तो ये हो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकंड तो सेकंड है ही, तो सेकंड में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आपस में सॉल्व कर लो। ये 10⁻³ है, ये 10⁻⁴ है, आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10⁷ वैसे ये जो चीज़ है ना, ये जूल है, जूल का मात्रक है, जूल, जूल ही 1 जूल होता है इसके बराबर। और ये जो चीज़ है ये होता है अर्ग, अर्ग। तो ध्यान रखना 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होते हैं, अगर अलग तरीके से इसको पूछा जाए तो। अगला, ग्रह, तारों आदि की दूरियों को विधि द्वारा नापा जाता है। तो भैया यहाँ पे लिख दो आंसर, आप लोगों ने पढ़ा है लंबन विधि, पैरेलैक्स मेथड, लंबन विधि से मापा जाता है। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड का कोण बनाती अंतरित करती है कहलाती। भैया ये ध्यान रखना, ये पारसेक की परिभाषा है। ये पारसेक जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, ये पारसेक की परिभाषा है कि पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी के बराबर दो त्रिज्याओं के बीच में बराबर आर्क काटते हैं तो वो कोण एक पारसेक का कहलाता है, वो एक पारसेक कोण कहलाता है। और ये पारसेक की परिभाषा है, और ये पारसेक जो है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, आप ध्यान रखें, उस हिसाब से आप कर लें इसको। बल का विमीय सूत्र, तो बल का विमीय सूत्र तो आता है mLT-2। भैया लोगों, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इसमें आपको एरर है ना, सिग्निफिकेंट फिगर और विमीय सूत्र पर पकड़ बनाना है, जिससे आपका क्वेश्चन उसमें से बैठ जाएगा। ठीक, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, ये भी याद रखना। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है, 1 आर्मस्ट्रांग 10⁻⁻10 मीटर होता है, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर होता है, और 1 मिलीमीटर = 10⁻³ होता है मीटर में। ये ध्यान रखेंगे, कन्वर्शन आप लोग याद रखेंगे इस बात को। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पारसेक किस राशि का मात्रक है? तो भैया ये दूरी का मात्रक है। ठीक, निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? तो बता दो कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक माप और व्यक्तिगत माप के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। सापेक्षिक त्रुटि किसे कहते हैं? तो यहाँ परिभाषा लिख दो कि निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक माप के अनुपात को सापेक्षिक त्रुटि कहते हैं। यादृच्छिक त्रुटि का, इसको रैंडम एरर बोलते हैं इंग्लिश में भैया। यादृच्छिक त्रुटि का निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो किसी भी भौतिक राशि के विभिन्न मान लिए जाते हैं और उनका औसत समांतर माध्य निकाल लिया जाता है। इस प्रकार से यादृच्छिक त्रुटि को जो है दूर किया जाता है। ठीक, अल्पतमांक त्रुटि का निवारण किस प्रकार किया जाता है? देखो भैया, अल्पतमांक त्रुटि 2 प्रकार की होती है, एक होती है धनात्मक त्रुटि, एक होती है ऋणात्मक त्रुटि। ठीक है, जैसे जिन मापन यंत्रों में 2 स्केल हैं, मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल, या मुख्य स्केल या वृत्तीय स्केल, अगर वर्नियर का 0 ऊपर निकल जाए, मान लो वृत्तीय स्केल का 0 ऊपर निकल जाए, तो ऊपर वाली धनात्मक त्रुटि कहलाती है, और अगर 0 रह जाए मुख्य स्केल से नीचे वर्नियर का या वृत्तीय स्केल का, तो ऋणात्मक त्रुटि कहलाती है। तो ध्यान ये रखना, निवारण की बात पूछिए, धनात्मक त्रुटि को वास्तविक माप जो आता है हल करने के बाद उसमें से घटाया जाता है, और ऋणात्मक त्रुटि को जो माप आता है, वास्तविक माप आता है, उसमें जोड़ा जाता है। ये ध्यान रखना, उल्टा चलना, धनात्मक को घटाते हैं, ऋणात्मक को जोड़ते हैं, ऐसे करके बता देना। किसी वर्नियर यंत्र के मुख्य स्केल के एक खाने का मान 1 मिलीमीटर है तथा वर्नियर पर खानों की संख्या 20 है, तो अल्पतमांक का मान ज्ञात कीजिए। भैया, अल्पतमांक त्रुटि का सूत्र होता है कि मुख्य स्केल के एक खाने का मान अपॉन में बटे में वर्नियर पर कुल खानों की संख्या, तो 1/20 कर लो आप। एक खाने का मान 1 मिलीमीटर है, खानों की संख्या 20 है, 1/20 कर लो तो ये 0.05 मिलीमीटर आ जाएगा इसका वो। और अगर सेंटीमीटर में लेना चाहते हो तो यहाँ 0.1 मिलीमीटर = 0.1 सेंटीमीटर होगा। ये 0.1 जब करोगे ना तो ये बदल जाएगा आंसर, 0.005 सेंटीमीटर आ जाएगा। सूत्र याद रखना, मुख्य स्केल के एक भाग का मान बटे वर्नियर या वृत्तीय स्केल पर कुल खानों की संख्या, बस उससे इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ आ जाओ, ये फिर एक सार्थक अंक पूछा गया है। भैया एक नया नियम यहाँ पे सुन लो, यहाँ दशमलव नहीं है बीच में कहीं पर भी। जब किसी संख्या में बीच में दशमलव नहीं हो गए तो राइट हैंड साइड पर
दाईं साइड पर जो जीरो आएंगे वो सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे, तो ये जीरो सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 2, 2 4, 5, तो यहाँ सार्थक अंक आ जाएंगे आपके 5। ठीक है, ध्यान दें इसमें। ठीक, अगला प्रश्न, बल के मात्रक न्यूटन को मूल मात्रक के रूप में लिखिए। जब कभी भी आपसे मूल मात्रक पूछा जाए तो उस राशि का विमीय सूत्र लिख दो। बल का विमीय सूत्र क्या है, mLT-2। ठीक, m को हम मापते हैं किलोग्राम में, तो यहाँ किलोग्राम ले लो। लेंथ को हम नापते, लंबाई को हम नापते हैं मीटर में, तो यहाँ मीटर ले लो। टाइम को हम नापते हैं सेकंड में, तो यहाँ सेकंड, और उस पर घात लगी है -2। ये बल का मूल मात्रक हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को कहते हैं न्यूटन। ठीक है, परमाणविक नाभिक के अपाम की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो भैया नाभिक का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 10⁻⁻14 मीटर, और परमाणु का साइज है 10⁻⁻10 मीटर, दैट मीन्स 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रखेंगे आप इसको। अगला क्या है, अब ये तुम लोगों को करना है। ऐसा है, मात्रक पद्धति के मूल राशियों एवं उनके मात्रक लिखिए। भैया मूल राशि 7 हैं। कौन कौन सी हैं, एक है लंबाई जिसका मूल मात्रक है मीटर, द्रव्यमान मूल मात्रक है किलोग्राम, समय मूल मात्रक है सेकेंड, है ना, ताप मूल मात्रक है केल्विन, विद्युत धारा मूल मात्रक रहेगा एम्पियर, ज्योति तीव्रता मूल मात्रक रहेगा कैंडला, और पदार्थ की मात्रा मूल मात्रक रहेगा मूल। ठीक है, तो ये इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा हुआ है कि भौतिकी का वह प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान मतलब मूवेबल मास और विराम द्रव्यमान m0, इसकी चाल v तथा प्रकाश की चाल c के मध्य है। कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद कर लेता है लेकिन स्थिरांक c लगाना भूल जाता है। वह लिखता है m = m0√1। देखो भैया क्या करना है, इसमें शुद्धता की जांच करना है आपको कि ये सही लिखा है फार्मूला की गलत लिखा है। सही और गलत के लिए आपको क्या दिमाग में रखना है कि LHS और RHS पर विमाएँ बराबर होना चाहिए। 1 मिनट के लिए आप इसको ऐसा लिख लो, 1 मिनट के लिए आप इस चीज़ को ऐसा लिख लीजिए, m/m0 = 1/√1 - v²। ये देखो, ये द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान से द्रव्यमान की विमा कट जाएगी, तो ये विमाहीन राशि हो जाएगी। तो यहाँ पर भी विमाहीन होना चाहिए। 1 और 1 तो विमाहीन है, लेकिन वेलोसिटी का तो विमीय सूत्र होता है ना LT-1, और उसका स्क्वायर करोगे तो L2T-2। यहाँ विमा आ रही है, तो ये विमा खत्म होना चाहिए। इसका मतलब वो जो गलती से c भी प्रकाश का वेग है और ये भी वेग है, सॉरी ये भी वेग है और ये भी वेग है। वेग से वेग की विमा को काट दो तो विमाहीन हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ द्रव्यमान में द्रव्यमान की विमा को काटा है। तो इसका मतलब यहाँ अगर वेग आ रहा है तो यहाँ पर भी आप c² से इसको भाग दे दो, तो वेग से वेग की विमा कट जाएगी, ये विमाहीन राशि हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर c² आना चाहिए अपॉन में। तो ये आंसर आपका c² लिख दो, स्थिरांक यहाँ लगना चाहिए। ठीक, अगला ये बड़ा क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं लगता कि शायद आपसे 2 नंबर में पूछा जाए, है ना। ये कह रहे हैं कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल, इसकी प्रभावकारी लंबाई L और द्रव्यमान M गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। विमीय विद्युत दर दोलनकाल का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये संबंध स्थापित करने वाला मामला है, आप देख लीजिएगा। आवर्तकाल को T लिखिएगा, समानुपाती m⁻1 L⁻B और G⁻C करके इसको सॉल्व कीजिएगा। ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो मुझे पर्सनली चैट बॉक्स में लिखिएगा, तो फिर मैं आप इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आप खुद करके देख लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका, विमीय विश्लेषण की सीमाएं बताइए। भैया विमीय विश्लेषण की सीमा, चूंकि अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 2 या 3 लिखना, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले लिख दो, विमीय विश्लेषण से उस राशि की विमा ज्ञात नहीं की जा सकती जो मूल राशियों पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, विमीय विश्लेषण से त्रिकोणमिति फलन और लॉगरिथम लघु गुणक की विमाएं ज्ञात नहीं की जा सकती, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, इनकी विमा ज्ञात नहीं कर सकते। विमीय विश्लेषण से ये पता नहीं लगा सकते कि राशि सदिश है कि अदिश। अगला, विमीय विश्लेषण से ये पता नहीं कर सकते कि राशि धनात्मक है या ऋणात्मक।
ठीक है, तो मैं ज़्यादा और बहुत ज़्यादा आप लोगों से डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, और भी हैं इसमें, तो ये आप केवल इतनी चीज़ें करके आप अपने आंसर से बरी हो सकते हैं। ठीक है, किसी धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः इतनी दे रखी है, ये दे रखी है और ये दे रखी है। उचित शीर्षक सार्थक अंकों, यहाँ बात ध्यान देना पड़ेगी, शीट का आयतन ज्ञात कीजिए। भैया पहला काम तो आपको ये करना है कि देखो यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो पहले आपको इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर में बदलने के लिए आप 2.01 इंटू 10⁻⁻² मीटर लिखेंगे। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर के बराबर होता है। और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे लिखोगे आप 0.0201। अब आपके पास तीनों भुजाएं दे रखी हैं, ये देखो, ये दे रखी है लंबाई, इसको मान लो a, ये दे रखी है चौड़ाई, इसको मान लो b, और ये दे रखी है आपकी जो है मोटाई, इसको मान लो c, और एक आयताकार शीट का जो आयतन होता है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आयतन होता है v बराबर a गुणा b गुणा c। ये तीनों मान रख लेना, गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान देना, जैसे यहाँ सार्थक अंक कितने हैं, 4, यहाँ सार्थक अंक कितने हैं, 4, यहाँ सार्थक अंक कितने हैं, 3। तो जब तुम अपना आंसर लेके आओ तो 3 डिजिट में ही लिखना, मीटर क्यूब करके। आयतन का मात्रक मीटर की घात 3 होता है, 3 डिजिट में लाना, राउंड अप कर लेना संख्या को, 3 डिजिट में ही आंसर लिखना है अपने को, ये दिमाग में रखना आप। ठीक, अगला है किसी भौतिक राशि निम्न अनुसार संबंधित है, P बराबर a² b/√c। यदि a b c में क्रमशः 1, 2 और 4% त्रुटि है तो P में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये त्रुटियों के संयोजन पर आधारित है। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आप यहाँ जरूर ध्यान देना। कुछ नहीं, सूत्र लिखो। सबसे पहले तुम्हें P में क्या निकालना है, P में परसेंटेज एरर है, तो del P/P गुणा 100 बराबर, अब जो यहाँ घात लगी हुई है ना a के ऊपर, तो उसको बाहर ले आते हैं, आगे ले आते हैं, del A/A गुणा 100 प्लस फिर b del B/B गुणा 100, है ना। गुणा और भाग में जब भी आपको राशि दी रहे तो आपको इस प्रकार से लिखना है, और अगर घात है तो घात आगे आ जाती है। जैसे √c है तो √c की 1/2 घात आगे आ जाएगी, del C/C इंटू से। ये तो है आपकी प्रतिशत त्रुटियाँ, ये जो ये इतना ये प्रतिशत त्रुटि है, ये प्रतिशत त्रुटि है, ये प्रतिशत त्रुटि है। अब इनका मान रख दो, यहाँ 2 गुणा 1 धन दूसरी कितनी है 2%, तीसरी 1/2 गुणा 4%, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 धन 2 धन 2 बराबर 6%, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। तो भैया विमीय विश्लेषण के उपयोग आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप बता दो। पहला, किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना। दूसरा, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तीसरा, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। और चौथा, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है आपके सामने मैंने इस पेपर को सॉल्व किया है। यदि आपको और भी कोई परेशानी हो तो चैट बॉक्स में लिखें, मैं आपको सारे चैप्टर जो हैं उनका हिंदी और अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, ताकि आप इस पेपर को अच्छे से बना सकें, और उसके पैरेलल जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।